लोग हैं उनका डीएनए जिस तरीके से दूषित हो गया, उनके साथ जब शादी करके बच्चे पैदा करते जाएंगे तो काफ़ी जनरेशन के बाद ये वाली आपकी जो आप चाहती हैं वो तब जाके मैनिफेस्ट हो पाएगा। और अपने थॉट में रखकर उस नए ह्यूमन रेस की रचना को ध्यान में रखकर वो प्रार्थना करती हैं, लायरा सॉन्ग गाती हैं। और लायरा सॉन्ग में पृथ्वीवासियों को अपने स्टार में लौटने की पुकार होती है। आप जब उस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपका ट्रू होम आपको बुला रहा है। हमें नहीं मालूम कि हमारा ट्रू होम कौन सा स्टार था जहाँ से हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, पर वाकई आपको वो महसूस होगा। उसके बाद वो मॉस्टीना, जब ये ग्रिड बनने में कुछ टाइम लगता था तो मॉस्टीना उसको अपने घर लेके जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। बहुत सुंदर वर्णन है। और वहाँ पर उसको एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट के साथ एक गोल्डन की होती है और एक लेटर होता है, जिस लेटर में लिखा रहता है कि ये मेरे दिल की चाबी है और ये किसी दूसरे जगह की भी चाबी है। इसको सुरक्षित अर्थ में लेकर जाना। ऐसे न्याय ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जहाँ भी जाना है वो तुम्हारी मदद करेगा और अंत में तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा। ये की को वो अपने चेन में पहन लेती है और अपने सीरियस प्लैनेट में, अपने स्टार में लौट आती है, क्योंकि अब उसकी लाइट ग्रिड का काम पूरा हो चुका है। अब उसे सैंपल्स लेने के लिए आगे कार्यवाही करनी है। वहाँ सीरियस में उसके फादर मिलते हैं और वो जब पूरी बातें बताती है तो उसके फादर बताते हैं कि तुमको कई जन्म लेकर पृथ्वी पर आना होगा और ये जो डीएनए का तुम कोड बना रही हो, ये 12 स्ट्रैंड का, वो तुम अपने में भी लोगी और उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगी, चाहे तुम जिस भी डायमेंशन में रह पाओ। तो ये उसके लिए खुशी की बात होती है कि ये कोड लेने के बाद, जेनेटिक कोड लेने के बाद वो मुक्त हो सकेगी और हो सकेगा तो मॉस्टीना के साथ लायरा में अपना अच्छा जीवन बिता पाएगी। खुशी की तो बात थी, परंतु इसके साथ एक डर भी था, एक दुख भी था, क्योंकि अर्थ इतना हार्श स्कूल है कि जहाँ पे जन्म लेना और जन्म के साथ कर्म और चैलेंजेस को लेते लेते अपनी मंजिल तक पाना बहुत कठिन था। पर ठीक है, उसको प्यार भी मिल सकता था और ये डिवाइन प्लान के लिए जो काम कर रही थी उसको भी वो अंजाम दे सकती थी। उसके बाद वो अपने फादर के साथ और अपनी टीम के साथ अर्थ में जाने के लिए तैयारी करती है, क्योंकि अर्थ में उसको टिश्यूज़, ब्लड सैंपल्स और डीएनए सबके सैंपल्स लेने हैं। क्योंकि जो डीएनए वो डालेगी न्यू ह्यूमन में और जो अभी रह रहे हैं उनका मैच होना चाहिए, तो उनके मैच करने के लिए उनके सैंपल्स को लेना उसको ज़रूरी था। और वो अपने फादर के साथ अर्थ की तरफ रवाना होती है। अर्थ में पैलेडियंस लोगों ने 2 कॉलोनीज बना के रखी थी, जिनको अटलांटिस और मू कहते हैं। वहाँ वो क्योर शहर में उतरती है, अटलांटिस के। जहाँ पे वो उतरती है वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, पैलेडियंस थे, और उन्होंने ही ये कॉलोनी को बनाया था। और वो बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर और स्वार्थी लोग हैं। इसलिए आप जब भी सैंपल्स लेंगे तो आप पहले लोगों को बेहोश कर लेना, उसके बाद आप सैंपल्स लेना। उसके बाद उसके लिए वेलकम पार्टी, इस टीम के लिए पूरी वेलकम पार्टी अरेंज की जाती है। और वहाँ पर उस पार्टी में उसको एक मॉस्टीना का हम शक्ल मिलता है। उसका नाम कैप्रिसियो बताता है और वो कहता है कि मैं इंटरगैलेक्टिक ट्रेडर हूँ और मैं किसी काम से यहाँ पर आया हूँ। और जब मॉस्टीना को पता चला कि मैं अर्थ में आ रहा हूँ, अटलांटिस में, तो तुम्हारे लिए मुझे एक लेटर दिया है। ऐसे ने आश्चर्य करती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले तो उसने लेटर दिया था और की दिया था, तो फिर ऐसी क्या बात है जो मॉस्टीना फिर से उसे लेटर भेज रहा है। उस लेटर में लिखा था कि जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा मैं दूर जा चुका हूँगा, चिंता मत करना, पर मैंने जैसे वायदा किया था कि जब तुम्हारे पृथ्वी पर आखिरी जन्म हो जाएगा और तब मैं तुम्हें पृथ्वी पर लेने आऊँगा और इन सभी स्टार्स के बीच में वापस लेकर आऊँगा। क्योंकि मॉस्टीना ने उसे बताया था कि जब तुम अर्थ में आखिरी जन्म
लेकर अपना कंप्लीट करोगी अर्थ का मिशन को, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो इस लेटर में फिर से उसको रिमाइंड कराता है और ये कहता है कि मैं दूर जा चुका हूँगा। तो एसेनिया को आश्चर्य होता है कि वो कहाँ दूर जा रहा है, क्या गैलेक्टिक काउंसिल को छोड़ रहा है या लायरा को छोड़ रहा है, वो समझ नहीं पाती, पर वो अपने काम में ध्यान देती है। और इस लेटर के साथ उसको एक ड्राइंग मिलती है, जिस ड्राइंग में दो डायग्राम्स बने होते हैं, दो आइलैंड के, और उसमें लिखा रहता है गो टू मूव। तो वो तो वैसे भी जाने वाली थी मूव, क्योंकि अटलांटिस में जब सैंपल्स का पूरा काम हो गया तो उसे मूव की तरफ जाना था। तो उसने ऐसा क्यों लिखा है, और मूव के जो ये दो ड्राइंग्स बनाया है आइलैंड के, वो क्यों बनाया है। पर वो अपने काम में लगती है और उसी समय अटलांटिस में जब वो सैंपल्स इकट्ठे करती रहती है तब उससे आर्यन जाति का भी सैंपल मिलता है। आर्यन जाति जो आप सभी लोग जानते हैं, उसके भी डीएनए दूषित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था, स्वार्थी हो गए थे, हिंसक हो गए थे, तो उनके भी डीएनए बुरी तरह से नष्ट होते जा रहे थे। अपना ये काम कर लेने के बाद वो उसकी टीम मूव की तरफ रवाना होती है। उसके फादर लौट जाते हैं अपने सीरियस में, और अपनी टीम के साथ जब मूव जाती है तब वो पता लगाती है कि ये दो आइलैंड कहाँ के हैं, जिनके बारे में मॉस्टिना ने कहा है कि तुमको जाना है। जब वो जाती है, पता करती है, तब उसे पता चलता है कि ये आइलैंड एक ऐसी जगह का है जिसको ओंटारा कहते हैं। ये ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे पूरी 12 डायमेंशंस की एनर्जी का समाविष्ट होता है। वो अपने सैंपल्स इकट्ठे करती है मुंह में, और जब पूरी टीम का काम हो जाता है तो उस जो ड्राइंग मॉस्टिना ने दिया था वहाँ के लिए वो अकेले रवाना हो जाती है। काफ़ी पता करते हुए वो जाती है और एक टेम्पल में जाके प्रेयर करती है, और उसे समझ में नहीं आता कि अब इसके बाद क्या किया जाए। अब वो आइलैंड में तो वो पहुँच चुकी है, पर इसके बाद क्या होगा। और वो चिंता में उस की को रब करती है 3 बार, और जैसे 3 बार रब करती है तब उसके पास बहुत ही पवित्र आवाज़ उसको सुनाई देती है कि गो नॉर्थ, और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। वो नॉर्थ की तरफ आगे जाती है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे की उसको गाइड करते जाती है वो वहाँ पर चलते जाती है। आखिरी में एक वाइट बीच पर पहुँच जाती है। वहाँ पर एक 16 साल का एक लड़का उस वाइट रूप पहन के आता हुआ दिखता है। वो अपने को बताता है कि मैं एल्डेबरॉन स्टार से आया हूँ, और ये जो आपको की दी गई है वो इंफॉर्मेशन और विजडम का स्टोर हाउस है, और ये हायर हेवनली वर्ल्ड से आपको दी गई है। और इसका कोड मैं बताने आया हूँ। इसका कोड है मैसिमिया, यानोनिया या सेंटे। अगर 3 बार वो कोड बोलेगी तो उसको फ्यूचर दिखाई देगा। नहीं, उसको मालूम नहीं रहता है। वो 3 बार इस कोड को पढ़ती है और उसके बाद उसको अर्थ का फ्यूचर दिखाई देने लगता है, और अपनी भी फ्यूचर लाइफ दिखती है जो अर्थ में उसको निभानी थी। उसके बाद वो समझ जाती है कि मुझे मॉस्टिना ने यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा था, और वो अपनी टीम के पास मुंह वापस लौटती है। वहाँ पे उसको खबर मिलती है कि कैप्रिसिया को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो ओंटारा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे आश्चर्य होता है और वो अपने सीरियस प्लैनेट स्टार में लौट आती है। सीरियस में जब वो लौटती है और काउंसिल की मीटिंग करते रहती है, तो एक ऑफिसर कैप्रिसियो को लेकर आता है, और कैप्रिसियो बहुत घबराया हुआ रहता है और उसे फिर से एक लेटर देता है। और उस लेटर में लिखा रहता है, जो मॉस्टिना ने उसके दिया था, कि कुछ लोग लायरन सिक्योरिटी में के लोग आक्रमणकारियों के साथ मिल गए हैं, और वो सब मिलकर इस टारगेट में कब्जा करना चाहते हैं, ताकि लोअर हेवनली वर्ल्ड से कोई भी आत्मा मुक्त होकर हायर हेवनली वर्ल्ड्स में न जाए। और मैंने ही कैप्रिसियो को अटलांटिस और मूव तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था, और ये कैप्रिसियो मिंटाका से भेजा गया है, इसके ऊपर तुम विश्वास करना।
उसे आश्चर्य लगता है कि कैप्रिसियो के द्वारा इसको हर बार मॉस्टिना क्यों लेटर देता था। वो हैंडराइटिंग भी मॉस्टिना की मिलाती है, हर बार बिल्कुल सही रहती है उसकी राइटिंग। पर उसे आश्चर्य लगता है कि लायरन के लोग कैसे आक्रमणकारियों के साथ मिलके कोई गलत काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि लायरा के लोग तो बहुत ही मिलनसार वननेस में रहते हैं, लव एंड पीस है उनके पास, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो कहती है कि मैं मिंटाका जाके पता करूँगी, और वो अपने फादर और अपने 2 फ्रेंड के साथ मिंटाका रवाना होती है। मिंटाका एक ईश्वरी प्रकाश का ब्राइट स्टार है, जहाँ पर इलोहिम रहते हैं। इलोहिम अर्थात क्रिएटर ऑफ गॉड्स। एसेन्या अपने 2 फ्रेंड जिनका नाम राय और असिया था उसके साथ और अपने फादर के साथ जब जाती है तो आर्केंजल मेट्रोट्रॉन उनका स्वागत करता है और वो बताता है कि बिल्कुल ठीक कहा, ये की आपको जो ये गोल्डन की आपको दिया गया है वो हायर हमारे ही वर्ल्ड से गई हुई है, और हम ही ने कैप्रिसियो को भेजा था और उसने मॉस्टिना का रूप ले लिया, क्योंकि कोई भी रूप ले सकता है वो। और इस तरीके से हम आपकी सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि कई डार्क फोर्सेस लोग नहीं चाहते हैं कि न्यू ह्यूमन रेस बने, और क्योंकि न्यू ह्यूमन रेस बनेगी तो वो अपनी आत्मिक उन्नति करेगी और डार्क फोर्सेस के कब्जे से बाहर निकल आएगी, और डार्क फोर्सेस कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर वो आर्केंजल मेट्रोट्रॉन उनको ब्रह्मांड का रहस्य बताता है कि किस तरीके से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। वो कहते हैं कि ईश्वर जब बिल्कुल शुद्ध चैतन्य रूप में थे और उनके डिवाइन माइंड में एक इच्छा जागृत हुई कि वो कोई फॉर्म लेकर अनुभव महसूस करें। और हम भी कहते हैं ना कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर की लीला है, तो वो बस ब्रह्मांड को बनाकर सभी अनुभव लेना चाहते थे। तो इस तरीके से डिवाइन माइंड से 10 रेस का जन्म होता है, जो पिरामिडिकल शेप की लाइट स्पाइरली वाइब्रेशन के द्वारा हर चीज़ को मैनिफेस्ट करता है, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, जितने यूनिवर्स हैं इस ब्रह्मांड में वो सभी बनती हैं। और 10 एनर्जी कोड लेकर कोई भी एक स्पेसिफिक डीएनए बनता है, और हर स्पेसिफिक डीएनए हर जीव जंतु, इंसान या कोई भी पशु, किसी के लिए भी अलग अलग डीएनए कोड बनते हैं, और इस तरीके से पूरी सृष्टि की रचना हुई। और इसीलिए हर मैटर में, हर एनिमल से लेकर हर चीज में, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, सभी में वो ईश्वरी प्रकाश है, क्योंकि उसी 10 रेस से हम सभी मिलकर बने हैं। फिर आर्केंजल मेट्रोट्रॉन उनको एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पे उनको नींद में इंफॉर्मेशन दी जाती है अपने नए जेनेटिक कोड के लिए, क्योंकि बहुत कठिन काम था ये बनाना, 12 सबस्टेंस में डीएनए डालना। और इस तरीके से उनको ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद वो वापस सीरियस आती हैं, जहाँ पे उसको 8 मेल और 8 फीमेल बनाना पड़ेगा। वहाँ पे टीम के साथ आके वो पूरे लाइट ग्रिड्स के टेम्पलेट तो ऑलरेडी लायरा में बन चुके थे, और इस तरीके से वो अपने उनकी बॉडी को, मॉर्फोजेनेटिक बॉडी को अपने सीरियस स्टार में बनाती हैं। उसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है कि जो एक्सपैंडेड वाइब्रेशन है जो उसको दी गई थी, जो भी वो सारे बहुत ही मॉर्फोजेनेटिक ग्रिड बहुत अजीब तरीके से बनते हैं। पहले आउटलाइन बनती है, फिर एक एक ऑर्गन बनता जाता है, और उसके बाद आखिरी में ब्रेन, हेड, लेग सब चीज़ बन जाने के बाद पूरी तरीके से वो इंसान 8 मेल और 8 फीमेल बन के तैयार हो जाते हैं। पर अभी वो अर्थ पे जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अर्थ एक हार्श स्कूल है, इसलिए इस 8 मेल और 8 फीमेल को रेस्टिंग और प्रिपेयरिंग टाइम के लिए रखना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे तैयार हों उस स्कूल में जाने के लिए। और इस प्रकार उनकी पूरी ह्यूमन बॉडी
तैयार हो चुकी रहती है, अब उनका काम ख़त्म हो चुका रहता है और इलोहिम आकर ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि ये जो नमूने बने हैं, जो 8 मेल और फीमेल के बने हैं, वो सही हैं कि नहीं। उनका ऑब्ज़र्वेशन पूरी तरीके से करने के बाद ही इलोहिम संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं कि एसेन्या और उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब इसके बाद जब तक के उसको अर्थ में भेजे तब तक के एसेन्या को मॉस्टीना की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वो की को बार बार रब करके देखती है कि किस हाल में मॉस्टीना है, पर कभी उसको अपने घर में ही कैद दिखता था, कभी उसको कहीं और कैद दिखता था। वो समझ नहीं पाती है कि मुझे क्या बताना चाह रही है। फिर वो लायरा पहुंचती है अपने फादर और अपनी टीम को छोड़कर, वो सीरियस में से होकर अपने लायरा पहुंचती है, जहां पर वो फिर से उस की के मदद से पता करती है और उसको तब पता चलता है कि 3 बार रब करने से उसको फ्यूचर दिखता था, पर 9 बार रब करने से उसको प्रेजेंट की सिचुएशन मालूम चलती थी। तो वो प्रेजेंट टाइम में मॉस्टीना कहाँ पे है वो पता करती है कि वो अपने घर में ही कैद है, उसे 2-3 लोगों ने कैद करके रखा है। वो बहुत मुश्किल से उसके घर में बचते बचाते घुसती है और मॉस्टीना को आज़ाद करती है। उसी समय उसको वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेती है और मॉस्टीना के साथ उसकी दादी के फ्रेंड के घर में काफ़ी टाइम तक के वो दोनों छुप कर रहते हैं, क्योंकि जो आक्रमणकारी थे वो सभी लोग, मॉस्टीना जो भाग चुका है और एसेन्या जो अभी अभी आई है लायरा में, उनको पता चल जाता है तो उन दोनों को तेज़ी से ढूंढते हैं। तो वो काफ़ी टाइम उसकी दादी की फ्रेंड के यहाँ छुप कर रहते हैं। उसका भी बहुत ही प्यारा वर्णन है, बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है उनके उस पीरियड के टाइम में अलग अलग तरीके से। और उसके बाद जब उनको मौका मिलता है तो एसेन्या और मॉस्टीना दोनों स्टारगेट को आक्रमणकारियों से छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि आई ऑफ क्रिएशन, जो पिरामिड के ऊपर आईज बनी हुई थी, वो ढकी हुई है, पर वो कितना भी कोशिश करते हैं तो उसका कवर नहीं निकाल पाते हैं। और अचानक जब वो कोशिश करते रहते हैं तो कैप्रिसियो, जो मॉस्टीना का हम शक्ल था, और 3 मॉस्टीना को लेकर वहाँ पर उतरता है, एक ओवरक्राफ्ट से उतरता है। और वो आश्चर्य करती है कि मेरे पास तो पहले 1 मॉस्टीना था, अब 5-5 मॉस्टीना हो गए। तो वो हंसती है और कैप्रिसियो उनको बताता है कि हमें पता चल गया था कि इस टारगेट पे कब्जा शुरू हो गया है और इसलिए हम आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और वो इस टारगेट को पूरी तरीके से उन आक्रमणकारियों से मुक्त कराता है। उस आईज ऑफ क्रिएशन को जो ढक दी गई थी उसे अनकवर करता है और जितने भी आक्रमणकारी थे उनको मार गिराता है। जब वो मर के गिर जाते हैं तो वो एक टार के रूप में गिरते हैं और जो उनके बॉक्सेस थे, उनके पास सभी के पास बॉक्सेस थे, तो वो बॉक्सेस में देखते हैं कि क्या है। वहाँ पर भी जब पिरामिड में जाती है मॉस्टीना के साथ अपने आई ऑफ क्रिएशन को खोलने के लिए, तभी भी वहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है। इस तरीके से एसेन्या के पास 2 डायरी थी, दोनों डायरियों को वो कैप्रिसियो को देती है। जब बॉक्स खोला जाता है तब पता चलता है कि उसमें ब्लू कलर की स्पाइरल लाइट थी जो स्टारगेट की मॉर्फोजेनेटिक एनर्जी को नष्ट कर सकती थी। उस एनर्जी को भी, उस बॉक्स की एनर्जी को भी कैप्रिसियो और उसकी टीम नष्ट कर देते हैं। और जो 2 डायरियाँ मिलती हैं वो दोनों डायरियों से उन लोग पता लगाते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। कैप्रिसियो चूँकि हायर वर्ल्ड्स का था, उसके काफ़ी ज्ञान था, तो वो पता करके बताता है कि ये जो आक्रमणकारी थे वो डार्विनियंस थे, वो दूसरी गैलेक्सी के हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के पास में ही एक स्पाइरल लाइट की गैलेक्सी है जो कि बहुत ही कम एवॉल्व है और वो बहुत ही अपने को मिसयूज़ करे हैं और उसके कारण उनकी एनर्जी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब उनको सरवाइव करने के लिए किसी और की एनर्जी की ज़रूरत है। उनके पास एक पावर है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं
और एनर्जी लेने के लिए वो डोमिनेशन एंड कंट्रोल का सहारा करते हैं। और ऐसे लोग जो ग्रीड में हैं या सेपरेशन की फीलिंग रखते हैं या फियर की फीलिंग रखते हैं या पावरलेस महसूस करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उनकी एनर्जी को सक करते हैं। और वो जो एनर्जी सक करते हैं उनसे ही ये डार्विनियंस जिंदा हैं। अगर ये ऐसी सोल्स उनको नहीं मिलेंगी तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और जो भी आत्माएं जॉय, पीस, लव, यूनिटी और वननेस में रहती हैं, उनके ऊपर वो कभी भी अटैक नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के रखना चाहिए, ऐसी लव एनर्जी को बढ़ा के रखना चाहिए। तो वो जब डायरी को अनकोड करते रहता है तो उसमें एक चीज लिखी रहती है 29 अजू। अजू का अर्थ तो उसे मालूम चल जाता है, एसेन्या भी अपने की से पता लगाती है कि उसका अर्थ है वर्ल्ड्स एंड। पर 29 का राज न कैप्रिसियो पता कर पाता है, न एसेन्या की उसको हेल्प करती है इसके बारे में जानने के लिए। तो आज तक वो रहस्य बना हुआ है कि 29 क्या, कौन सी, क्या सेंचुरी के बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम। पर अब वो की वापस कर देती है कैप्रिसियो को, क्योंकि अब मोस्टिना उसको मिल चुका है। और ये कैप्रिसियो उसको बताता है कि ये की तुमको द लैंड, उस जगह से आई है जहाँ पर वेयर द सन शाइन बिफोर द डॉन, मतलब उस लैंड से आई है जहाँ पर सूरज उगने के पहले ही भोर हो जाता है। और अब जब वो अर्थ में दूसरे जन्म लेगी तब उसको एक आंतरिक चाबी दी जाएगी जिसमें वही ज्ञान होगा, वही विजडम और इन्फॉर्मेशन होगी जो इस की में है। इसके कारण वो अर्थ पर जितने भी पृथ्वीवासी हैं उन लोगों की आत्मिक उन्नति में वो सहायता करेगी। और इस तरीके से वो अर्थ को भी वही जगह बना देगी जैसे जिस जगह से वो आई थी। और इस तरीके से एसेन्या अपने सीरियस लौटने के प्लान बनाते रहती है। और क्योंकि अब उसे अर्थ पर जन्म लेना है और मोस्टिना से वो विदा लेती है। बहुत ही भावुक कहानी है उस समय, क्योंकि अब उसे पता नहीं कितने जन्म लेकर उसे फिर से मोस्टिना मिलेगा और वो अपने पुराने लायरा में या अपने हायर वर्ल्ड्स में जा पाएगी। पर मोस्टिना उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम जब अर्थ में जाओगी तो तुम्हारे साथ बहुत सारी ऐसी स्टार की सोल्स जाएंगी पृथ्वी पर, और सभी लोग, आप लोग, तुम लोग, सब लोग मिलकर वहाँ के लोगों को अवेकन करोगे और लोगों को अपनी डिविनिटी का आभास कराओगे। और जब काफ़ी जन्म लेने के बाद जब तुम्हारा ये पूरा डिवाइन प्लान ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आऊँगा। इस तरीके से एक दूसरे से वो विदा लेते हैं। और उसके बाद सीधा कहानी पहुंचती है फिर से एक गैलेक्टिक मीटिंग में। अब 1,00,000 वर्ष बीत चुका है, अर्थ के 4 युग खत्म हो चुके हैं। 3rd डायमेंशन से अर्थ 5th डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। और अब जो 2012 से 2033 तक के हमको सुनहरा मौका मिला है, उस समय की गैलेक्टिक मीटिंग के बारे में जिक्र किया गया है कि एंटेरस में फिर से मीटिंग होती है। और एसेन्या, मोस्टिना बताता है कि एसेन्या पृथ्वी में कई जन्म लेने के बाद अब एटलांटिस में रहती है, जिसे आजकल न्यूजीलैंड कहा जाता है। और अब अर्थ में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी इवॉल्व होते जा रहे हैं। अब हमको और आगे क्या स्टेप करना है, तब अल्फा सेंटूरी को कहा जाता है कि आपने वायदा किया था कि जब अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ जाएगी तब आप अपनी फाइनली ट्यून्ड नर्वस सिस्टम को देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो अल्फा सेंटूरी बिल्कुल मान जाता है, क्योंकि वो अभी पृथ्वी के जितने भी लोग के आत्मिक उन्नति है उनको देख के वो प्रसन्न है। अब
चूंकि डीएनए बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब वो किस तरीके से अपने नर्वस सिस्टम को हम लोगों तक पहुंचाएगा। तो अल्फा सेंटुरी कहता है कि मैं अपने थॉट्स के द्वारा, अपनी एनर्जी को थॉट्स के द्वारा ट्रांसमिट करूंगा। जितने भी लोग वहाँ पर उत्सुक हैं इस एनर्जी को लेने के लिए, और जो एसेन्या वर्ड्स बोलेगी उसमें हमारे स्टार की एनर्जी होगी, और इसके द्वारा जितने लोग भी अपने आप को उन्नति के पथ पे ले जाना चाहते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। 2012 से इनकी अल्फा सेंटुरी की हमको एनर्जी मिलने लग गई है। आप खुद भी सोचिए कि पिछले 10 सालों में हमने जितनी टेक्नोलॉजी का, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, कोई भी चीज़ हो, हर टेक्नोलॉजी में हमने बहुत प्रगति करी है। तो ये हमको आभार मानना चाहिए अल्फा सेंटुरी का, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर दिया। और उनकी एनर्जी आज भी जूडी सतूरी की हाथों और आवाज़ और उनकी आँखों के द्वारा हर एक तक पहुँच रही है। मॉस्टीना कहता है कि जो लोग इवॉल्व होंगे इस पीरियड में वो हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और हायर वर्ल्ड्स की तरफ वो चली जाएंगी। पर कुछ लोग जो नहीं हो पाएंगे वो फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर हमेशा हायर सोल्स रहेंगी जो उनको गाइड करते रहेगी और आत्मिक उन्नति में उनकी सहायता करते रहेगी। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है और मॉस्टीना कहता है कि बस सभी लोग आप यही महसूस करिए कि हम सब शांति में हैं और सब कुछ ठीक है। अब आपने इस कहानी को सुनने के बाद महसूस तो कर ही लिया होगा कि जो हमारी नायिका थी एसेन्या, वो हमारी जूडी सतोरी है जो न्यूजीलैंड में जन्म लेकर अपने काम को पूरा कर रही हैं। अब मॉस्टीना कैसे मिलेगा? तो आपको मैं बताऊं कि जब उनकी पहली मुलाकात टिम नाम के व्यक्ति से मिली थी, तो टिम ने उसको पहला सेंटेंस यही कहा था कि मैं तुम्हें चांद सितारों के पास वापस ले जाने आया हूँ। और ये सुनते ही जूडी को लग गया कि ये वही है और उसी जगह से आया है जहाँ से मैं जो मुझे की दिया था, सनशाइन बिफोर द डॉन वाली जगह से ही आया है और मुझे लेने आया है। और उस टिम से उसकी शादी हो जाती है और अभी उनके बच्चे हैं, वो ग्रैंड मदर भी है, अपने पोते पोतियों के साथ बहुत खुश है और अपने डिवाइन प्लान को पूरा कर रही है। चूँकि मॉस्टीना का कोई डिवाइन प्लान नहीं था इस काम को करने का, इसलिए वो उसमें सिर्फ जूडी की मदद कर रहा है। और जूडी अपने पूरी टीम के साथ पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को ये एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। आप लोगों ने अगर वर्कशॉप में अटेंड किया है तो आप भी उनकी एनर्जी को फील कर पाते होंगे। मैंने 2 वर्कशॉप उनके अटेंड किए हैं और वाकई उनकी जो लाइट लैंग्वेज जो वो बोलती हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से बोलती हैं और एक अलग ही टाइप की वाइब्रेशन फील होती है हमको। तो ये यहाँ तक के मैंने आप लोगों को इसकी समरी बता दी। मैं सोचती हूँ कि आपके मन में भी एक बार लालच आ रहा होगा कि हमें भी हायर वर्ल्ड्स की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने आज से ही अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि हम ऐसे काम करें ताकि हमारा पृथ्वी पर आना रुक जाए और हमारी यात्रा हायर डायमेंशन की तरफ हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। और इस सेशन को ख़त्म करने के पहले मैं 10 मिनट आप लोगों को मेडिटेशन कराना चाहूँगी, जिसमें लायरा की सॉन्ग को मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी और आप महसूस करेंगे कि वो वाकई हमारी ट्रू होम की पुकार है। तो आप सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए, उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए इस म्यूज़िक को आप दिल से महसूस करिए।
अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों के ऊपर ले जाइए और 5 सेकंड के बाद अपनी आँखों को खोल लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये म्यूज़िक आपको YouTube में मिल जाएगी और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स लोगों के साथ इसके ज्ञान को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर वर्ल्ड्स की तरफ जाने के लिए उत्सुक हों। तो आप लोगों ने इतने प्यार से सुना उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।